फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 4 एज ऑफ ब्लूलर। ठीक है, ब्लूलर के जो 4 ए जो साइन सिम्टम्स जो थे उसमें से कौन सा पार्ट जो है वो 4 ए के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा रहा है? एम्बिवेलेंस, एवोल्यूशन, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस या फिर ऑटिज्म। ठीक है, जो ब्लूलर जो था उसने 4 ए साइन बताए थे किसके लिए? स्किजोफ्रेनिया के लिए। स्किजोफ्रेनिया के लिए इसने 4 ए साइन बताए थे। अब इसके अंदर कौन सा साइन जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो देखो 4 ए साइन, इन्हीं साइन को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी साइन। क्या क्या होता है? फर्स्ट वन इसके अंदर आता है वो आता है ऑटिज्म। सेकंड इसके अंदर जो आता है वो आता है एम्बिवेलेंस। थर्ड इसके अंदर जो आता है वो आता है एसोसिएटिव डिस्टरबेंस या फिर अफेक्ट डिस्टरबेंस। एंड फोर्थ इसके अंदर जो आता है वो आता है अफेक्ट प्रॉब्लम। तो अभी अपने पास में ऑप्शंस क्या क्या थे? एम्बिवेलेंस, एवोल्यूशन, अफेक्ट डिस्टरबेंस और ऑटिज्म। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट नहीं है क्योंकि हमने चारों देख लिए हैं, तो अपना आंसर क्या रहेगा इसके अंदर? एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन जो है वो 4 ए साइन के अंदर नहीं देखने को मिलता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी साइन, फंडामेंटल साइन। ठीक है, इसके अलावा एक और साइन होते हैं जिन्हें हम पॉजिटिव साइन में नेगेटिव साइन के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं, मगर वो चीज़ों 4 ए साइन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। 4 ए के अंदर तो केवल और केवल ये 4 साइन ही मेजर साइन है। ये सिजोफ्रेनिया के बारे में पॉजिटिव बताते हैं कि हाँ, सिजोफ्रेनिया के अंदर इस प्रकार के साइन सिम्टम्स होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी साइन। अब इसके अंदर होता क्या है? देखो ऑटिज्म के अंदर क्या होता है, सिंपल सा वन लाइन के अंदर समझेंगे। सोशली विड्रॉल हो जाना। ठीक है, किसी भी पेशेंट का सोशली विड्रॉल कर जाना और खुद के अंदर तक ही सीमित रह जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटिज्म। और यही पर्सन जो साथ साथ में क्या करता है? फैंटेसी थिंकिंग। फैंटेसी थिंकिंग भी करता है। ठीक है, ऑटिज्म समझ गया। अब नेक्स्ट क्या है? एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस के अंदर क्या होता है? पर्सन जो होता है वो डिसीजंस नहीं ले पाता है। अपन लिख सकते हैं यहाँ पे इनएबिलिटी टू टेक ए डिसीजन। एसोसिएट डिस्टरबेंस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। किसी एक टॉपिक पे बात कर रहा होगा, बीच बीच के अंदर वो टॉपिक से लिंक छोड़ देगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? एसोसिएशन डिस्टरबेंस। नेक्स्ट क्या है? अफेक्ट प्रॉब्लम। अफेक्ट प्रॉब्लम में क्या देखने को मिलेगा? इन अप्रोप्रिएट इफेक्ट। इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इमोशन। ठीक है, जहां पे हंसना होगा वहां रोएगा, जहां रोना होगा वहां हंसेगा। फॉर एग्जाम्पल अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये क्या साइन होते हैं? 4 साइन होते हैं जिसको किसने दिया था? यूगन ब्यूलर ने। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, नेगेटिव सिम्टम इन स्किजोफ्रेनिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। स्किजोफ्रेनिया के अंदर नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर सभी को इंक्लूड किया गया है, एक को छोड़ के। एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शंस किस में आएंगे? स्किजोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर। एवोल्यूशन, एलोगिया, एनहेडोनिया या फिर एनोमी।
तो देखो एक साइड में अपन लिखेंगे यहाँ पे नेगेटिव सिम्टम, इधर हम लिखेंगे पॉजिटिव सिम्टम। अब इन्हें हम याद कैसे रखना है, तो देखो नेगेटिव सिम्टम सपोज करिए ये हमारी क्या बॉडी है, ब्रेन है, सपोज अपना ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर कुछ ऐड हो रहा है बिहेवियर के अंदर, थॉट के अंदर, ठीक है, उसे हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर, ठीक है। और जो नॉर्मल बिहेवियर था उससे कुछ माइनस हो रहा है, बिहेवियर में कमी देखने को मिली है, उस प्रकार के सिम्टम्स आएंगे किसके अंदर, नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर। इस प्रकार से हमें याद रखना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर। तो नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, अपन कह सकते हैं कि पेशेंट का जो इफेक्ट है, इमोशंस वगैरह हैं, वो कैसा हो जाएंगे, ब्लंट हो जाएंगे, ब्लंट अफेक्ट, मतलब इमोशन लेस हो जाएगा, मतलब इमोशन पहले तो थे अभी कमी आ गई, मतलब किसमें हो गया, नेगेटिव सिम्टम में। अगर इमोशंस ज्यादा देखने को मिले, लाइक अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर इस प्रकार का बिहेवियर हो गया कि पेशेंट कैसा हो गया, हेल्यूसिनेटेड हो गया, मतलब ब्रेन के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, कमी नहीं हो रही है, एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको, ठीक है। हेल्यूसिनेशन स्पेशली कौन सा, विजुअल और ऑडिटरी। इसके बाद में इधर हम बात करें तो एनहेडोनिया, इसके बाद में एलोगिया, इसके बाद में अवोल्यूशन, एंड लास्ट सोशली विड्रॉल कर लेता है पेशेंट। ये सारे सिम्टम कौन से हो गए, नेगेटिव सिम्टम्स के, मतलब कुछ ना कुछ पेशेंट की बॉडी से अलग हो गया है या पेशेंट ने खुद को अलग कर लिया है, ठीक है। बिहेवियरली कर सकता है, ठीक है, इमोशनली कर सकता है, थॉट वाइज कर सकता है, सारे सिम्टम नेगेटिव सिम्टम। पॉजिटिव सिम्टम्स में कुछ ना कुछ ऐड करना अपने बिहेवियर के अंदर, अपने थॉट के अंदर। तो पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर क्या आएगा, हेल्यूशन आ गया, डिल्यूजन्स लाइक परसिक्यूशन, और आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, स्पीच एंड थॉट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और साथ में मेमोरी का अटेंशन डेफिसिट होना किसमें आएगा, इन्हीं सिम्टम्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा, ये हमने सब देख लिया। तो देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एक अलग ही टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिली होगी। बाकी एवोल्यूशन, एलोगिया और एनहेडोनिया को हमने इनके अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो लास्ट कौन सा बचा, एनोमी। एनोमी के अंदर क्या देखने को मिलता है, एनोमी का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को बता नहीं पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो अपन ये लिख सकते हैं, डिफिकल्टी इन नेमिंग द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का नाम बताना या नाम देना उसको, वो डिफिकल्ट रहती है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, एपहासिया। इसलिए अपना आंसर कौन सा करेक्ट जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी। बाकी पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में हमने देख लिया है। एक बार लास्ट टाइम फिर से रिवाइजन करवा रहा हूँ। पॉजिटिव सिम्टम्स हम उन्हें बोलते हैं लाइक एनीथिंग एबनॉर्मल एडेड इनटू पेशेंट लाइफ, ठीक है। पेशेंट की लाइफ के अंदर कुछ भी अबनॉर्मल ऐड होना, ठीक है, पहले नहीं था मगर ऐड हो गया, तो वो किस में आएगा, पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर। मतलब हमने इधर क्या किया, प्लस किया है, और कुछ भी नॉर्मल फंक्शन जो थे पहले उसका क्या कर जाना, लॉस्ट कर जाना, किस में आता है, नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर ही। तो यही मैंने आपको इस इमेज के अंदर यहाँ पे ड्रॉ करके बताया था। अब आप कभी नहीं भूलोगे पॉजिटिव सिम्टम्स कौन से होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन इन स्किजोफ्रेनिया इज, ठीक है, स्किजोफ्रेनिया के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन कौन सा होता है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, या फिर निहिलिस्टिक डिल्यूशनेशन। तो देखो ये तो एमसीक्यू आई थिंक सबको पता होगा। डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन होता है स्किजोफ्रेनिया के अंदर, ठीक है।
इसके अंदर क्या होता है, उसे शक संदेह होने लग जाता है कि दूसरे पर्सन के ऊपर, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसके बाद में देखिए डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस के बारे में क्या कहा जाता है कि रेफरेंस के अंदर उसे लगता है कि फाल्स वो बिलीव करने लगता है, क्योंकि डिल्यूजन क्या होता है, फिक्स्ड फाल्स बिलीव, ठीक है। अब रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि उस पेशेंट को लगेगा कि कोई दूसरे उसके बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ वहां पे गॉसिप्स कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। ग्रैंडियर के अंदर क्या देखने को मिलता है, पेशेंट को लगता है कि वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है, इस प्रकार से उसको फीलिंग आती रहती है, ग्रैंडियोसिटी की लगता है उसको, ठीक है। लास्ट कौन सा है, निहिलिस्टिक डिल्यूजन। निहिलिस्टिक डिल्यूजन वो पेशेंट किसके लिए करता है, खुद के लिए, ऑन सेल्फ। इसके अंदर वो ऐसी बातें करते हैं कि दुनिया अब नहीं बचने वाली है, ठीक है, और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला है, ठीक है। आइडियाज वगैरह, उसकी जो बॉडी फंक्शंस वगैरह है वो सारे फेलियर हो रहे हैं, ठीक है, वो कुछ काम नहीं कर पा रहा अच्छे से। ये होता है निहिलिस्टिक डिल्यूशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्किजोफ्रेनिया हैज द बेस्ट प्रोग्नोसिस। कौन से टाइप के स्किजोफ्रेनिया के अंदर बेस्ट प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है, कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक, पैरानोइड, या फिर सिंपल स्किजोफ्रेनिया। क्या रहेगा अपना आंसर। तो देखिए सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस की जब हम बात करें तो यहाँ पर अपना आंसर क्या रहेगा, कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया। बेस्ट प्रोग्नोसिस, सीधा सीधा एमसीक्यू बने हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। कोई भी ऐसा रैंडम एमसीक्यू नहीं है जो हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, सारे सारे एमसीक्यूज बने हुए एग्जाम के अंदर, उन्हीं को मैं समझाता हूँ, ताकि उन्हीं से रिलेटेड कोई एक दो एमसीक्यू और अगर न्यू बनाए एग्जामिनर तो उसके बारे में भी आपको पता रहे। चलो बेस्ट का हमने देख लिया, अब बात बताइए आप, लीस्ट प्रोग्नोसिस कौन सा है इसी ऑप्शन के अंदर। तो ये होता है सिंपल स्किजोफ्रेनिया। क्या होता है, लीस्ट प्रोग्नोसिस, ठीक है, भूलना नहीं है। बेस्ट प्रोग्नोसिस और लीस्ट प्रोग्नोसिस दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ टाइप्स होते हैं स्किजोफ्रेनिया के। सब फर्स्ट वन क्या होता है, हेबेफ्रेनिक। हेबेफ्रेनिक स्किजोफ्रेनिया से आप क्या समझ सकते हो कि इसके अंदर सबसे पहले एमसीक्यू बनेगा तो क्या बनेगा, अर्ली ऑनसेट कौन सा स्किजोफ्रेनिया होता है, ये होता है हेबेफ्रेनिक स्किजोफ्रेनिया। इसके अंदर जो उसका बिहेवियर जो होता है मेनली, शॉर्ट के अंदर देख रहे हैं अपन, ज्यादा नहीं देखेंगे थेरी, बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर यहाँ पे पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं कि इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये होता है हेबेफ्रेनिक। और इसके प्रोग्नोसिस भी कैसा होता है, बैड प्रोग्नोसिस, अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं होता है इसके अंदर भी, ठीक है, सिली बिहेवियर करता है पेशेंट। नेक्स्ट जो टाइप होता है स्किजोफ्रेनिया का, सेकंड टाइप होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, पैरानोइड, ठीक है। मेन मेन देखेंगे ऐसे तो 7 8 7 to 8 टाइप्स होते हैं, अपन मेन मेन जहाँ से एमसीक्यू बनता है वो देखेंगे। पैरानोइड से एमसीक्यू बनता है तो क्या बनता है, पैरानोइड किस प्रकार का शिजोफ्रेनिया, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया कौन सा होता है, पैरानोइड स्किजोफ्रेनिया, ठीक है। शिजोफ्रेनिया के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन शिजोफ्रेनिया जो होता है वो कौन सा होता है, पैरानोइड शिजोफ्रेनिया। इसके अंदर साथ में उसको पेशेंट को क्या देखने को मिलते हैं, हेल्यूसिनेशन। पैरानोइड के अंदर क्या आता है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ग्रैंडियोसिटी, इस प्रकार के यहाँ पे डिल्यूजन देखने को मिलते हैं। पैरानोइड के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन को। थर्ड जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, कैटाटोनिक। कैटाटोनिक के अंदर आपके एमसीक्यू बनेगा तो क्या बन सकता है यहाँ पे, मोटार फंक्शन डिस्टरबेंस होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, बेस्ट प्रोग्नोसिस,
और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगी, रिजिडिटी, ठीक है। और रिजिडिटी के साथ में क्या देखने को मिलेगा, पोस्चरिंग प्रॉब्लम। तो कैटाटोनिक का मतलब टोन से क्या होता है, मसल्स टोन से यहाँ पे उसके अंदर अल्ट्रेशन आता है। लास्ट वन सिजोफ्रेनिया की जो बात करते हैं, जहां से एमसीक्यू बनता है, वो होता है सिंपल सिंपल स्किजोफ्रेनिया। फर्स्ट एमसीक्यू बनता है, प्राइमरी सिम्टम इज withdrawal from social and work related situation। जिस पेशेंट को सिंपल सिजोफ्रेनिया होता है, उसका प्राइमरी सिम्टम क्या होता है, वो खुद को सोशली और वर्क रिलेटेड सिचुएशन से क्या कर लेता है, खुद को विड्रॉल कर लेता है, अलग थलग कर लेता है, ठीक है। इसी वजह से इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, बैड प्रोग्नोसिस। सबसे बुरा प्रोग्नोसिस किसका होता है, बैड प्रोग्नोसिस। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, इस एमसीक्यू का आंसर आपने देख लिया, बेस्ट प्रोग्नोसिस किसका होता है, कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया। एमसीक्यू आए तो आराम से आप करेक्ट कर देना, अभी आपका रोंग नहीं होगा। जेट ट्रैक टेक्निक इज यूज फॉर, ठीक है, जेट ट्रैक टेक्निक से हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो कौन सी ऑप्शन के लिए करेक्ट रहेगा ये मेथड, मॉनिटरिंग ऑफ लिथियम थेरेपी, मॉनिटरिंग ऑफ कार्बामाजेपाइन थेरेपी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग डिपोट एंटीसाइकोटिक्स, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ निकोटिन पैचेज। जेट ट्रैक टेक्निक किसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, हेलोपेरिडोल जो ड्रग्स वगैरह होती है उनको जेट ट्रैक टेक्निक से अपन काम में लेते हैं। साथ में यहाँ पर क्या आता, आयरन, आयरन के इंजेक्शन भी कैसे लगना चाहिए, जेट ट्रैक टेक्निक से लगाया जाना चाहिए, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस डिस्ट्रैक्टर है, आंसर क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए डेल्टोइड के अंदर जेट ट्रैक हमें नहीं लगाना होता है, ये भी आपको एक ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। आईक्यू इज, ठीक है, आईक्यू का क्या फॉर्मूला होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100, क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज मल्टीप्लाई 100, मेंटल एज प्लस क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, या फिर मेंटल एज माइनस क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। आईक्यू से रिलेटेड एमसीक्यू बनता है, एक या तो इसका फॉर्मूला पूछ लेंगे, या पूछते हैं कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्रोफाइंड और प्रोफाउंड ये कब कब होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, बस आंसर क्या रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या होता है अपना आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वांटेंट का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए नर्स नोज दैट अंडर नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम ड्यूरेशन ऑफ कॉपर टी 380 ए इज, ठीक है, 380 ए जो कॉपर टी है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 7 ईयर। क्या रहेगा आंसर, देखिए जो कॉपर टी होती है वो क्या होती है, एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का एक टाइप है, जो कि कितने टाइम तक आपको प्रोटेक्शन देती है, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 7 ईयर। तो आंसर क्या रहेगा अपना, 10 ईयर तक, ठीक है, 10 ईयर तक जो है आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यूट्रस के अंदर हाई काफी ऊपर के साइड में इसको क्या कह रहता है, इम्प्लीमेंट किया रहता है, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन का एक टाइप होता है, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहते हैं इसको हम।
नेक्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसियोटोमी परफॉर्म ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, ड्यूरिंग लेबर, लेबर की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसियोटोमी कौन सी परफॉर्म की जाती है? राइट मीडियो लेटरल, लेटरल जे शेप्ड या फिर मीडियल? राइट मीडियो लेटरल, लेटरल जे शेप या मीडियल? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एपिसियोटोमी जो क्या होती है। तो देखो, एपिसियोटोमी जो होती है वो एक प्रकार का क्या होता है, सर्जिकल इंसिजन। सर्जिकल एक इंसिजन लगाया जाता है कहाँ पे? पेरिनियम एरिया के अंदर। कब लगाते हैं ये भी एमसीक्यू बनता है, ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। लेबर की सेकंड स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं, एपिसियोटोमी इंसिजन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? फॉर एनलार्ज वेजाइना। ठीक है, जो वेजाइनल ओपनिंग को जो है वो एनलार्जमेंट करने के लिए। पर्पज क्या है इसका? सबसे पहला पर्पज हो गया फॉर एनलार्जिंग वेजाइनल ओपनिंग, सेकंड प्रिवेंट पेरिनियल टीयर। ठीक है, थर्ड टू शॉर्ट द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। लेबर की सेकंड स्टेज के अंदर करेंगे तो जल्दी से जो क्या है वो लेबर की जो सेकंड स्टेज है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब एक एमसीक्यू और बनता है इसका, इसकी टाइमिंग से रिलेटेड, कि कब करनी चाहिए एपिसियोटोमी। सेकंड स्टेज में तो करती है, मगर सेकंड स्टेज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो टाइमिंग क्या होनी चाहिए? तो टाइमिंग होनी चाहिए जस्ट बिफोर क्राउनिंग। ठीक है, क्राउनिंग की स्टेप के जस्ट पहले क्या हो जानी चाहिए, एपिसियोटोमी हमें जस्ट बिफोर हमें क्या परफॉर्म करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। फर्स्ट वन जो टाइप होता है वो होता है मीडियो लेटरल। यहां से एमसीक्यू क्या बनता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसियोटोमी या फिर मोस्ट कॉमन प्रिफर्ड एपिसियोटोमी कौन सी होती है, तो मीडियो लेटरल। और वो भी मीडियो लेटरल में भी कौन सी, राइट मीडियो लेटरल। तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि राइट मीडियो मीडियो लेटरल करते हैं, मीडियो लेटरल में भी राइट या लेफ्ट, तो राइट मीडियो लेटरल। ठीक है, इसके अलावा जो और टाइप होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, मीडियन, इसके बाद में लेटरल, इसके बाद में जे शेप्ड, इसके बाद में रेडिकल लेटरल। ठीक है, इतनी प्रकार की जो है वो एपिसियोटोमी परफॉर्म की जाती है। सबसे लेस कॉमन कौन सी होती है, रेडिकल लेटरल, और सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, मीडियो लेटरल। ठीक है, कब करते हैं, जस्ट बिफोर क्राउनिंग। एमसीक्यू बनता है अपना, क्यों करते हैं, पर्पस देख लिया आपने, कौन सी स्टेज में करते हैं, सेकेंड स्टेज, ये भी अपना एमसीक्यू बनता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, a nurse is carrying a patient in the ward while transferring the patient from one department to another department. Nurse forgot to raise side rails। ठीक है, नर्स ने जो है साइड रेल अप करना भूल गई है। इन बिटवीन क्लाइंट एक्सीडेंटली फॉल डाउन ऑन द फ्लोर। अब जो क्लाइंट है वो एक्सीडेंटली गिर गया है फ्लोर के ऊपर।
एंड गेट मल्टीपल लेग फ्रैक्चर, और साथ में क्या हो गया है, लेग फ्रैक्चर भी हो गया है। इन दिस कंडीशन नर्स में लायबल फॉर, अब यहाँ पे नर्स जो है वो किस चीज के लिए लायबिलिटी है, ठीक है, किस चीज के लिए लायबल हो रही है, नेग्लिजेंसी, बैटरी, माल प्रैक्टिस या फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो देखो नेग्लिजेंसी यहाँ पे क्या रहेगा, अपना करेक्ट आंसर रहेगा। नेग्लिजेंसी का क्या मतलब होता है कि उसकी जो वो स्टैंडर्ड केयर को फॉलो नहीं कर रही है, लाइक उसको साइड अप करना था मगर उसने नहीं किया, मतलब अपनी जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ केयर है उसको ही वो फॉलो ना करे, तो वो क्या होती है, नेग्लिजेंसी। ठीक है। सेकंड देखिए, बैटरी, बैटरी के अंदर क्या होता है, फिजिकल हार्म पहुंचाना, टच वगैरह करना। माल प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या होता है, वो जो है वो प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटीज या फिर अपने स्टैंडर्ड ऑफ केयर को फॉलो नहीं करती है, छोड़ देती है। ठीक है। ये हो गया अपना ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी से भाग जाना या फिर ड्यूटी करने में कोई प्रकार के बहाने वगैरह करना। ठीक है, समझने के लिए अपना यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, नेग्लिजेंस। मगर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस अगर हो रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे, माल प्रैक्टिस। इन ए पेशेंट टंग एंड एपिग्लोटिस आर प्रोट्रूड इनसाइड द माउथ। ठीक है, इन ए पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, टंग और जो एपिग्लोटिस है वो प्रोट्रूड हो रहे हैं, इनसाइड हो रहे हैं किसके, माउथ के अंदर। देन व्हाट फाइंडिंग आर सीन इन द पेशेंट, अब इस कंडीशन के अंदर कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी या फिर कौन सा साउंड सुनने को मिलेगा, रोंकी, स्ट्राइडर, वीजिंग या फिर गर्गल साउंड। तो ये जो आपको कंडीशन दिखाई दे रही है, ये क्या हो गया, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है किसके द्वारा, टंग के द्वारा और एपिग्लोटिस के द्वारा, तो इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलती है, एक तो स्वेलोइंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसके अलावा और क्या देखने को मिलती है, नेक स्वेलिंग की फीलिंग आती है। तो ये, अब जब इस प्रकार की एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है तो साउंड कौन सा हमें सुनाई देगा, अपना आंसर क्या रहेगा, स्ट्राइडर साउंड। स्ट्राइडर साउंड किस प्रकार का होता है, हाई पिच्ड साउंड होता है, हाई पिच्ड हार्श साउंड। और कब सुनाई देगा ये, तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो है ये साउंड हमें सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए क्लाइंट शेड्यूल फॉर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर नो दैट आफ्टर सर्जरी द क्लाइंट में रिस्क फॉर। ठीक है, जिस क्लाइंट को टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर दी गई है, तो अभी जो है वो क्लाइंट किसकी रिस्क ज़्यादा होगी, उस क्लाइंट को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की। देखो क्या किया गया है, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर दी गई है, मतलब पूरे अपने स्टमक वाले पार्ट को बाहर निकाल दिया। तो अब क्या होगा, एसिड नहीं बनेगा, जब एसिड ही नहीं बनेगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपको जैसे एग्जाम्पल दे के भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि भाई इस कंडीशन के अंदर कौन सा एसिड बेस इम्बेलेंस होगा, और आपको वो पैरामीटर्स दे के भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर, तो दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है। और दोनों ही टॉपिक मैंने अच्छे से करवा रखा है, एसिड बेस अपने यूट्यूब के ऊपर ही पढ़ा है तो टॉपिक अपना। नेक्स्ट एमसीक्यू,
विच सॉल्यूशन इज यूज्ड इन कोविड एरिया फॉर डिसइंफेक्शन। कोविड एरिया को डिसइंफेक्शन करने के लिए कौन से सॉल्यूशन का यूज लिया जाता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड, ग्लूटरेल्डिहाइड, फेनिल और या फिर एथाइल एल्कोहल। तो देखिए यहाँ अपना जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड। कितना सोडियम हाइपोक्लोराइड? 1%। नेक्स्ट एमसीक्यू। ए साइन ऑफ प्रेगनेंसी consisting of dark bluish purplish violet color of the vaginal or cervical mucosa as a result of increased blood supply to the area। क्या पूछा गया है कि एक प्रेगनेंसी का साइन है जो क्या कंसिस्ट कर रहा है? एक तो वेजाइना का जो कलर है वो कैसा हो गया? डार्क ब्लूइश और पर्पल वॉयलेट कलर की हो गई है। इसका रीजन भी बताया है उसने, क्या है कि ब्लड सप्लाई के बढ़ने की वजह से थोड़ा इस प्रकार से कलर चेंज यहाँ पे देखने को मिला है। अब ये कौन सा साइन होता है? चेडविक साइन, ओसिएंडर साइन, हेगार साइन या फिर गुडल साइन? क्या रहेगा करेक्ट आंसर? तो देखिए यहाँ जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा चेडविक साइन। ठीक है, चेडविक साइन के अंदर क्या होता है? ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है एरिया के अंदर, उसकी वजह से डार्क ब्लूइश पर्पलिश कलर यहाँ पे देखने को मिलता है वेजाइना के अराउंड। ठीक है, और सर्वाइकल म्यूकोसा के अराउंड। जब इंटरनल असेसमेंट करते हैं तो सर्वाइकल म्यूकोसा के वहाँ पे भी ब्लूइश कलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होता है? चेडविक साइन। नेक्स्ट देखिए ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन के अंदर क्या होता है? इंक्रीज पल्सेशन एट लेटरल फोर्निक्स ऑफ वेजाइना। कब देखने को मिलता है ये? 8th वीक पे। गुडल साइन के अंदर क्या होता है? सर्विक्स जो होता है वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? गुडल साइन। कब देखने को मिलता है? 6 to 8 वीक के ऊपर। लास्ट क्या बचता है? हेगार साइन। हेगार साइन में क्या देखने को मिलता है? सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। इतनी सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है कि हमें ऐसा देखने को मिलता है कि यूट्रस और सर्विक्स क्या दो सेपरेट पार्ट हो गए हैं। यूट्रस एंड सर्विक्स के दो सेपरेट पार्ट हो गए हैं। ठीक है, इतनी सॉफ्टनिंग देखने को मिल जाती है अपने को। इसे हम क्या बोलते हैं? हेगार साइन। यूट्रस से रिलेटेड होता है साइन। ठीक है, वेजाइना से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू। गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अगर गोल्डन कलर का हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है? आरएच इनकम्पिटिबिलिटी, मेकोनियम स्टेन, पोस्टम या फिर नॉर्मल कलर है? नॉर्मल कलर की हम बात करें तो कैसा होता है? एकदम क्लियर रहता है या फिर स्ट्रो कलर, या फिर अपन कर सकते हैं येलोविश, स्लाइटली स्लाइटली येलोविश कलर यहाँ पे देखने को मिलता है। बट क्या होता है? क्लियर होता है। मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड कौन बनाता है? फीटल यूरिन। ये भी ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया आपको गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड किसकी वजह से देखने को मिलता है? तो आरएच इनकम्पिटिबिलिटी की वजह से। इसके बाद में इंट्रा यूटेराइन डेथ। इंट्रा यूटेराइन अगर डेथ हो चुकी है तो यहाँ पर किस प्रकार का देखने को मिलेगा? टोबैको जूस या फिर डार्क ब्राउन कलर।
मैकोनियम स्टेंट जब होगा यहाँ पर कैसा देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर का। फीटल डिस्ट्रेस में चला जाता है इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। क्यों चला जाता है, क्योंकि इस वाले एमनियोटिक फ्लूइड को फीटस क्या करता रहता है, एस्पिरेट कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, फीटल डिस्ट्रेस। एंड लास्ट कौन सा होता है, पोस्ट मेच्योरिटी या फिर पोस्टम। इस कंडीशन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होता है, ग्रीनिश येलो। ठीक है, तो सारे एमसीक्यू अपने एमनियोटिक फ्लूइड के कलर से अपने यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच साइट इज प्रिफर्ड फॉर सेकेंड डोज ऑफ डीपीटी। सेकेंड डोज ऑफ डीपीटी के लिए कौन सी साइट को प्रिफर्ड किया जाता है, वेस्टस लेटरलिस, डेल्टोइड ग्लूटियल या फिर लेटरलिस फिमोरिस। तो देखो डीपीटी के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, सबसे पहले तो डिप्थीरिया, पार्टूसिस जिसे हम क्या बोलते हैं, वूपिंग कफ। अगर देखो आपके टॉपिक डिप्थीरिया, पार्टूसिस ये अगर कवर अप नहीं है तो आप मुझे कमेंट के अंदर बताना, ताकि मैं ये सब टॉपिक आपके कवर करा दूंगा भाई इनमें क्या होता है, किस प्रकार से इसको वूपिंग कफ के अंदर क्या क्या कंप्लेंट्स देखने को मिलती है, ठीक है। और लास्ट क्या होता है, टिटनेस। सारे टॉपिक मैं कवर करवा दूंगा यूट्यूब के ऊपर, अगर आप मुझे बताओगे कि कौन सा नहीं आपका कंप्लीट है, ठीक है। एक दिन उसकी अलग से सेपरेट क्लासेस लेके कवर करवा देंगे। तो इसका जो रूट रहता है वो क्या रहेगा, इंट्रामस्कुलरली, और बच्चों के अंदर कहाँ रहता है, तो वास्टस लेटरलिस, ठीक है। वास्टस लेटरलिस किस में रहता है, यंग चिल्ड्रंस के अंदर। और एडल्ट के अंदर इसको कहाँ लगा सकते हैं, तो अपर आर्म और डेल्टोइड के अंदर। तो अपना सेकंड डोज के बारे में पूछा है, फर्स्ट डोज तो किसको लग जाएगी, बच्चे को लग जाएगी, तो कहाँ लगाओगे, वास्टस लेटरलिस में लगाओगे। सेकंड डोज कहाँ लगाओगे, तो डेल्टोइड में लगाओगे, क्योंकि इस टाइम तक बच्चा जो है वो बड़ा है, एडल्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड डोज की अगर हम पूछते हैं तो कहाँ लगती है, डेल्टोइड के अंदर, अपर आर्म के अंदर लगा सकते हैं, बट लगेगा आईएम। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डीपीटी। बूस्टर 1 कब लगानी होती है, तो 16 से लेकर 24 मंथ के ऊपर। डोज क्या रहती है, तो 0.5 ml इसकी डोज रहती है। रूट क्या रहता है, इंट्रामस्कुलर रहता है, कहाँ लगेगा, वास्टस लेटरलिस। इसके बाद में सेकंड हम बात करते हैं मीजल्स। कौन सी डोज, सेकंड डोज कब लगेगी, 16 to 24 मंथ के ऊपर। कितनी लगेगी, तो 0.5 ml लगती है। रूट क्या रहता है इसका, सबक्यूटेनियस रूट रहता है, ठीक है। और कहाँ लगेगी, राइट अपर आर्म में। थर्ड में बात करूं तो ये क्या होती है, ओपीवी की बूस्टर। बूस्टर डोज के बारे में अपन बेसिकली देख रहे हैं यहाँ पे, कंप्लीट अपन वो नहीं देख रहे हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नहीं देख रहे हैं, कहाँ कहाँ लगता है देखो। बूस्टर डोज का टाइम ड्यूरेशन भी 16 से 24 मंथ, ठीक है। कितनी लगेगी, 2 ड्रॉप्स। कैसे देनी है, ओरली। फोर्थ हम बात करते हैं तो विटामिन ए। कौन सी डोज के बारे में, सेकंड एंड नाइन्थ डोज। फर्स्ट डोज का नहीं बोल रहा हूँ, सेकंड एंड 9 डोज कब लगाना है हमें, तो 16 टू लेकर 24 मंथ के अंदर। ये 16 to 18 मंथ के ऊपर हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं, और कब कंप्लीट होती है, 5 ईयर की एज के अंदर। 5 ईयर की एज तक इसको क्या कर देते हैं अपन, कंप्लीट कर देते हैं। कितना लगेगी, 2 ml, ठीक है। या फिर इसे अपन बोल सकते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। कैसे देना होता है, ओरली।
फिफ्थ के अंदर बात करें तो जापानी एन्सेफलाइटिस की डोज सेकंड, ये भी कब लगती है 6 to 24 मंथ, ठीक है। मेनली इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे एक साथ बता रहा हूँ क्योंकि सबका थोड़ा टाइम ड्यूरेशन इक्वल ही रह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वल टाइम ड्यूरेशन वाली अपन यहाँ पे वैक्सीन को देख रहे हैं। तो देखो जैपनीज एन्सेफलाइटिस है, इसका डोज क्या रहती है 0.5 ml की इसकी क्या रहेगी डोज रहेगी, सब क्यूटेनियसली लगेगा और कहाँ लगेगा राइट अपर आर्म के अंदर। लास्ट यहाँ पे क्या लगा लिया डीपीटी बूस्टर फर्स्ट लगा लिया, अभी हम क्या लगाएंगे डीपीटी बूस्टर सेकंड। ये कब लगेगा डीपीटी बूस्टर सेकंड कब लगेगा 5 to 6 ईयर के अंदर। वहां पे आपसे क्या पूछा गया था, सेकंड डोज ही पूछी गई थी हमसे, देख लीजिए सेकंड डोज के बारे में पूछा था। तो सेकंड डोज कब लग रही है 5 to 6 ईयर ऑफ एज के अंदर लग रही है, कितनी लग रही है तो 0.5 ml लगाएंगे हम। यहाँ पे रूट क्या रहेगा आई एम रहेगा, कहाँ पे लगेगी अपर आर्म पे, मतलब डेल्टोइड के अंदर लगाना है हमें। इसके बाद में लास्ट वन टीटी की वैक्सीन कब लगेगी, कब लगती है 10 ईयर टू लेके 16 ईयर के अंदर एक वापस लगवाना होता है, कितना 0.5 ml आई एम और अपर आर्म के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली आपको इन स्टार्टिंग की 4 to 5 वैक्सीन के बारे में ध्यान रखना है जो यहाँ पे मैंने बताया, क्योंकि इनका टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है सेम रहता है, इनकी सेकेंड डोज या फिर इनकी बूस्टर डोज का। तो आप यहाँ पे इसको नहीं भूलोगे कभी भी। नेक्स्ट एमसीक्यू, a pregnant lady came into the hospital for antenatal checkup. Which medicine prescribed by on duty doctor to prevent NTD न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाएगी। यहाँ अपना आंसर क्या रहेगा फोलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ सोचने की बात है ही नहीं क्योंकि बहुत बार ये एमसीक्यू पूछ रहा था, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या देखने को मिलता है, अपने न्यूरल ट्यूब के अंदर डिफेक्ट होगा तो अपना मेनिंजोसील मेनिंजोमाइलोसील स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका ओकल्टा इस प्रकार की कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती है। कितनी दोगे यहाँ पे डोज तो 0.4 mg टू 0.8 mg तक जो अपन यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, a lady came into the hospital and doctor prescribed iron injection. The nurse should keep which thing in the mind before giving the iron injection, ठीक है। बस पूछा है कि आयरन इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया है और लगाना कैसे, जेट ट्रैक मेथड, पुल द स्किन लेटरल साइड, विग्रसली रफ करना है, प्रिवेंट बैक फ्लो। तो जो आयरन का जो इंजेक्शन है वो कौन से रूट से लगता है हमारा, जेट्रिक मेथड और आईएम लगता है, ठीक है। इंट्रामस्कुलर और जेट्रिक मेथड यहाँ पे काम में लेना होता है। 90 डिग्री तक इसको आईएम 90 डिग्री पे लगता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन डिस्ट्रक्टर है। नेक्स्ट एमसीक्यू, डोज ऑफ आयरन फोलिक एसिड फॉर प्रेग्नेंट लेडी इन एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन के अंदर आयरन फोलिक एसिड की डोज कितनी रिकमेंड की गई है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, 100 mg 250 mg 20 mg 150 mg 30 mg 200 mg या फिर 60 mg 1500 माइक्रोग्राम। तो देखिए क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 60 mg एलिमेंटल आयरन, ठीक है, और 500 mg यहाँ पे क्या रहेगी फोलिक एसिड। 60 mg क्या है आयरन, ठीक है। ये डोज हम जो क्या करते हैं अपन देते हैं, और जो ड्रग है वो रहती कैसी है शुगर कोटेड, और कलर क्या रहता है इसका रेड कलर।
कितने टाइम तक लेनी होती है, तो 180 डेज तक तो इसको रिकमेंड किया जाता है। कब से देते हैं, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू कर देकर प्रेगनेंसी के अंदर देना है तब की बात है ये, ठीक है। और बाकी नॉन प्रेग्नेंट लेडी को भी देते हैं अपन, ठीक है। अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग आयरन वगैरह प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, यू आर पोस्टेड एट पीएचसी आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, विच ऑफ द बैग, इन विच बैग यू शुड डिस्कार्ड द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को कौन से बैग के अंदर डिस्कार्ड करना है, तो आंसर क्या रहेगा, येलो बैग के अंदर, ठीक है। प्लेसेंटा को हमेशा येलो बैग के अंदर ही हमें डिस्कार्ड करना होता है, ठीक है। ये तो आपको एमसीक्यू आ रहा होगा अच्छे से, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो कमेंट के अंदर बता दें, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट समझा दूंगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग माल न्यूट्रिशन पैरामीटर्स इज यूज्ड एट आंगनवाड़ी सेंटर, ठीक है। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कौन से पैरामीटर्स जो कि माल न्यूट्रिशन के लिए यूज में किए जाते हैं, कहाँ पे, आंगनवाड़ी सेंटर के, वेट फॉर हाइट, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, हाइट फॉर एज, या फिर चेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो देखिए यहाँ पर अपना जो आंसर होगा वो होगा वेट फॉर हाइट, ठीक है। हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, ठीक है। अगर हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम है तो ये क्या सजेस्ट करेगा, मसल वास्टिंग, और वास्टिंग किसका टाइप होता है, तो माल न्यूट्रिशन, ओके। करते रहिएगा, कीप ग्राइंडिंग, थैंक यू।